तो दोस्तों एक बार फिर से हमें आईपीओ की बारिश होती हुई देखने को मिल रही है। इस वीक की अगर हम बात करें तो कैंपस एक्टिवियर लिमिटेड और रेनबो हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेंगे। रेनबो के बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंपस एक्टिवियर लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी किस बिजनेस में कार्य करती है, उस बिजनेस में इसके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं एज कंपेयर टू पीयर्स, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है और कंपनी की फाइनेंशियल बैलेंस शीट भी देखेंगे। और फाइनली इन द एंड हम इसमें ये देखेंगे कि मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है, इसमें अप्लाई करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर या फिर एक लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे आईपीओ में सब्सक्रिप्शन करना सही रहेगा। सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कशन होगा, बट बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल विद द बेल आइकन। आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन और शानदार वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो दोस्तों कंपनी फुटवेयर के सेगमेंट में कार्य करती है। अब यहाँ पे अगर हम फुटवेयर सेगमेंट की बात करें तो ये FY20 से 25 तक ये जो सेगमेंट है 8% CAGR से ग्रो कर रहा है। ऑल्दो यहाँ पे FY20 में कोविड का एक लॉकडाउन भी हमें देखने को मिला है, तो अगर हम उस लॉकडाउन को हटा दें और 21 से 25 की बात करें तो इस बिज़नेस में आपको जो है तो 21% CAGR के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट वहीं अगर फुटवेयर सेगमेंट में हम बात करें स्पोर्ट्स एंड एथलीजर सेगमेंट की, जिस सेगमेंट में यहाँ पे कैंपस जो है तो वो कार्य करती है, उसका मेजर जो बिजनेस है वो स्पोर्ट्स वेयर में आपको देखने को मिलेगा। तो इस अगर सेगमेंट की हम बात करें, ये सेगमेंट काफ़ी यहाँ पे हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है और यहाँ पे FY20 से 25 की हम बात करें तो 14% CAGR के हिसाब से इस सेगमेंट में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू 8%। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्री जो है 14% CAGR से ग्रो कर सकती है। स्पोर्ट्स वियर में अब काफ़ी सारे नाम हमने सुने होंगे और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे एडिडास हो गया, पूमा हो गया, नाइकी हो गया। तो इस तरीके के यहाँ पे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। तो कैंपस को कुल मिला के इन 3 इंटरनेशनल ब्रांड से डायरेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है। फिलहाल अगर हम डोमेस्टिक ब्रांड की बात करें तो वहाँ पे कैंपस की मोनोपोली देखने को मिलेगी। मेड इन इंडिया पे यहाँ पर अगर हम बात करें मेक इन इंडिया को लेकर के, तो कैंपस जो है तो एक अकेला यहाँ पे डोमिनेट प्लेयर देखने को मिलेगा। इसके बिजनेस की अगर हम बात करें तो माफ़ कीजिएगा 90% जो बिजनेस है वो स्पोर्ट्स वेयर से हमें देखने को मिलता है, जिसका 85% जो सेगमेंट है वो कैंपस ब्रांड से कवर होता है। स्पोर्ट्स वेयर सेगमेंट में बात करें FY19 से 20 के बीच में कैंपस जो है तो ये टॉप 3 डोमेस्टिक स्पोर्ट्स वेयर में आता था, लेकिन वहीं पे इसका मार्केट शेयर जो है तो FY21 में इंक्रीज़ हुआ और वहाँ पे ये जो है तो लार्जेस्ट कंपनी जो है तो हमारी कंट्री में उभर के आया है। एज अ डोमेस्टिक कंपनी हम बात करें इन स्पोर्ट्स वेयर सेगमेंट तो कैंपस वहाँ पे लार्जेस्ट कंपनी बन के निकला है। FY20 की हम बात करें तो 15% का यहाँ पे इनका मार्केट शेयर था, जो कि FY21 में इंक्रीज़ होकर के 17% हो गया है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर बात किया जाए तो कंपनी ने बेहतरीन वहाँ पे परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पे इनका मार्केट शेयर जो हो जाता है तो वो 21 से 24% का FY20 में, और 21 में बात करें तो 25 से 28% का हो गया। यानी कि अगर हम FY21 में बात करें इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो दोनों में ही कैंपस जो है तो स्पोर्ट्स वेयर में मार्केट लीडर हमें देखने को मिलता है। अब कंपनी अगर स्पोर्ट्स वेयर में काम करती है तो डेफिनेटली ये यंगस्टर्स को ही टारगेट करेगी, और यहाँ पे इनका अगर कोर मार्केट आप देखेंगे तो वो 14 से 35 के एज ग्रुप है। और फिलहाल अगर हमारी कंट्री को देखा जाए तो इंडिया एक यंगस्टर कंट्री में आती है, क्योंकि यहाँ पे यंग एज के लोग काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें चाइना, जापान, तो उन सारी कंट्रीज़ के कंपेरिजन में यहाँ पे यंगस्टर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इस एज ग्रुप में यहाँ पे अपने टोटल बिजनेस का ये 44% का यहाँ पे जो है तो टोटल प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं। SQ की अगर हम बात करें तो 6400 यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ये जो है तो इनके पास 3 कैटेगरी है फुटवेयर सेगमेंट में। सबसे पहला जो है तो एंट्री लेवल है जो कि बिलो 1049 है। सेकंड जो है तो सेमी प्रीमियम कैटेगरी आती है जो कि 1050 से 1499 के प्राइस के रेंज पर है। और थर्ड आती है प्रीमियम कैटेगरी जो कि मोर देन 1500 के प्राइस पर देखने को मिलती है। ये जो है तो मेनली मेंस की कैटेगरी में ही काम करते हैं। आप देखेंगे 85% इनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मेंस कैटेगरी में देखने को मिलेगा।
सिर्फ यही नहीं, कंपनी के पास इनके 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी हैं। ऑल्दो ये 100% मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, तो ये एक थोड़ा-सा एक सेटबैक देखने को मिलेगा इस कंपनी के साथ। बट स्टिल कंपनी जो है ग्रोइंग फेज़ में है और उस फेज़ में भी इनके पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ होना, आई थिंक दिस इज़ गुड। यहाँ पे अगर आप बात करें सोल्स वगैरह की, जो कि तो ये लगभग 37.5% जो है तो मीट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, और यहाँ पे 16.7% जो है तो फुटवेयर अपर्स के रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग्स ये 100% जो है तो इन हाउस असेंबली खुद करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी पर भी डिपेंडेंट है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव सेट पॉइंट यहाँ पे जाता है। कंपनी यहाँ D2C सेगमेंट में कार्य करती है और D2C सेगमेंट में यहाँ पे कंपनी के पास कई सारे एडवांटेज हैं, चूँकि ये ई कॉमर्स में भी काम करते हैं, ये ऑफलाइन मोड में भी काम करते हैं। ई कॉमर्स में अगर देखा जाए तो कंपनी का अपना खुद का जो है तो वो प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के लिए, और ऑफलाइन मोड में यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पास EBOs हैं, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, LFS भी हैं। ये दोनों ही टर्म जो है मैंने जब गो कलर्स का IPO आया था वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो मैं बता दूँ। एक आप कभी किसी शॉपिंग मॉल में गए होंगे या कॉम्प्लेक्स में गए होंगे, वहाँ एक सेपरेट जो है तो शॉप करके होती है, चाहे वो वैन हुसैन की हो, चाहे गो कलर्स की हो, चाहे वहाँ पे ट्रेंड्स की हो। तो इस तरीके के जो आउटलेट्स होते हैं वो आपके EBOs कहलाते हैं। अब अगर यहाँ पे हम ग्रोथ की बात करें तो जो एंट्री लेवल का है यहाँ पे, जो कि टोटल वॉल्यूम का 65% यहाँ पे एंट्री लेवल पे ही हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे इनका जो है तो थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है वॉल्यूम के सेल्स में। आप देख सकते हैं 1.5% CAGR से। लेकिन अगर द रेस्ट ऑफ द अदर कैटेगरी की बात करें, सेमी प्रीमियम और प्रीमियम, तो वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। सेमी प्रीमियम में 7.6% और प्रीमियम में 14.9% की। आइए एक बार कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन में आप देखेंगे 19 और 20 और 21, और ये टिल डेट की अगर हम बात करें तो फिलहाल 19 से 21 की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रंट में 9.3% CAGR से ग्रोथ है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। दिस इज़ द प्लस पॉइंट यहाँ पे इस कंपनी के लिए। तो वहीं अगर हम यहाँ पे कंपनी के EBITDA को देखें तो EBITDA में भी 7.7% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। FY19 में देखेंगे तो बिट्टा 100 करोड़ के थे, उसके बाद 136 करोड़, और FY21 में 116 करोड़ के। अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात किया जाए 38 करोड़, फिर उसके बाद 61 करोड़, फिर उसके बाद 26 करोड़, और फिलहाल अभी तक की डेट में यानी कि Q3 तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका 95 करोड़ हो चुका है। तो यानी कि एक बहुत अच्छा यहाँ पे इनके रेवेन्यू में और प्रॉफिट में इस साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बट चूंकि यहाँ पे ग्रोथ जो है 19 से 21 के बीच में ली हुई है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नेगेटिव में देखने को मिली है। ऑल्दो इसको अगर इंक्लूड किया जाएगा तो एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब एक बार देख लेते हैं कि ये प्रॉफिट जो है ऑन पेपर ही बस हैं या कंपनी वाकई में कैश जनरेट करती है। तो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप देखेंगे 54 करोड़, फिर 99 करोड़, 124 करोड़, और वहाँ से अभी जो है तो फिलहाल 52 करोड़ के हैं। तो यहाँ पे कैश फ्लो भी कंपनी जो है ठीक ठाक जनरेट कर रही है। CAGR आप देखेंगे 51% हैं। कंपनी के मार्जिन अगर आप देखेंगे तो मार्जिन भी यहाँ पे काफ़ी बेहतर हैं, 16%, 18%, 16% और यहाँ पे 20%। यानी इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिला है। इन्वेंट्री डेज़ की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इन्वेंट्री डेज़ बढ़ते जा रहे हैं, इस बार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। और वहीं अगर कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो वो भी आप देखेंगे कि इनके कैश कन्वर्जन साइकिल जो हैं तो फिलहाल कम हुए हैं इन 2 सालों में, लेकिन यहाँ थोड़े से बढ़े हैं। तो इन्वेंट्री डेज़ क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि शेल्फ में इनका कोई भी प्रोडक्ट कितने दिन टिकता है, जितने कम दिनों के लिए टिकेगा यानी सेल्स उनकी उतनी अच्छी हो रही है, और ज़्यादा दिन के लिए टिक रहा है यानी सेल्स उतनी अच्छी नहीं है। तो इन्वेंट्री डेज़ वो कहलाते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल ये है कि इनका प्रोडक्ट गया मार्केट में, बिका, उसके बाद इनके पास कैश कितने दिनों में आ रहा है, वो कैश कन्वर्जन साइकिल कहलाती है। कैश कन्वर्जन साइकिल अगर कम हो रही है तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट होता है कि इनके पास कैश काफ़ी जल्दी आ रहा है। कंपनी के ब्रांड की अगर डिमांड होगी, हाई डिमांड होगी, तो कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर देने से पहले ही कैश आ जाते हैं। कुछ इस तरीके की भी डिमांड होती है, तो वहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल जो है आपको कभी नेगेटिव में भी देखने को मिल सकता है। तो जितना कम होगा कंपनी के लिए फंडामेंटली ये उतना ही अच्छा होता है। कंपनी के लिए एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कंपनी ने जो अपना डेट है वो रिड्यूस किया है। पहले डेट टू इक्विटी 1 था, फिर 1 था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी लाइबिलिटीज़ को कम किया है, तो विच इज़ अ
अगेन पॉजिटिव पॉइंट। यहाँ पे कंपनी के आरओई की बात करें वो भी इम्प्रूव हो रहा है, 23% हुए हैं। आरओसी भी कंपनी के फ़िलहाल ठीक ठाक से हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो हेल्दी हमें देखने को मिली है। अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे इनके पीयर्स के साथ। रिलैक्सो से हम कंपेयर करेंगे जो कि यहाँ पे फुटवेयर सेगमेंट में मार्केट लीडर है। मार्केट कैप आप देख सकते हैं मोर देन 3 टाइम्स रिलैक्सो का हमें देखने को मिलता है। इंटरप्राइज वैल्यू भी मोर देन 3 टाइम्स हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे इनका फेस वैल्यू जो है 5, लेकिन रिलैक्सो का भी फेस वैल्यू जो है वो 1 देखने को मिलता है। रेवेन्यू आप देखेंगे रिलैक्सो के ऑलमोस्ट जो है तो 2.5 टाइम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वहीं एबिट्टा भी आप देखें तो ऑलमोस्ट मोर देन 2 टाइम्स यहाँ पे एबिट्टा है कंपनी के, और कंपनी के प्रॉफिट भी जो हैं ऑलमोस्ट आपको मोर देन 2.5 टाइम्स देखने को मिलेंगे। तो रिलैक्सो जो है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कैंपस काफ़ी आगे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इनके ग्रोथ की बात कर लें, टॉप लाइन ग्रोथ 3 ईयर्स में 9.3% है, रिलैक्सो की 1.5% है। तो वहीं एबिट्टा में ग्रोथ अगर देखेंगे तो रिलैक्सो की ग्रोथ कहीं ज़्यादा बेटर है। यहाँ तक कि अगर आप एबिट्टा मार्जिन देखें तो कैंपस ने एक अच्छी टक्कर दिया है यहाँ पे एबिट्टा मार्जिन के कंपेयर में बात करें। वहीं लेकिन अगर पैट के मार्जिन की बात करें तो 6.2% और 9.8%। लेकिन अगर आप कैश फ्लो की ग्रोथ की बात करेंगे तो रिलैक्सो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कैश फ्लो जनरेट करता है। 103% CAGR से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पे 51% CAGR से। आरओई आरओसी की बात करें 16 का यहाँ है, 17 का यहाँ है, 23 का यहाँ है, तो 16 का यहाँ पे आरओई और आरओसी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ईपीएस की बात कर लें, आप देखेंगे 3 रुपये का ईपीएस अभी, चूँकि इसको इस साल इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है तो उस हिसाब से 3 रुपये के आसपास है, अदरवाइज लेस देन 1 रुपी देखने को मिलता है। यहाँ पे रिलैक्सो की आप बात करेंगे तो 10.9 रुपीज़ का ईपीएस है, तो यहाँ पे काफ़ी बेहतर है। ईपीएस 3 टाइम्स है। यहाँ पे डेट आप देखेंगे 0.6 है, तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रिलैक्सो यहाँ पे डेट फ्री कंपनी देखने को मिलती है। पी की बात करें तो 101 का पी रिलैक्सो का है, तो यहाँ 93 का। ये जो है ये पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा सही नहीं लगता है। वैल्यूएशंस यहाँ पे थोड़े और कम होने चाहिए थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइस की, तो 278 से 292 रुपये पर शेयर है। यहाँ पे कंप्लीट ओएफएस आ रहा है, जो कि अगेन थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे कुछ प्रमोटर्स जो हैं तो अपना माल जो है तो पब्लिक को यहाँ पे दे के और निकलना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कोटा की अगर हम बात करें, क्यूआईबी 50% है, एनआईआई यहाँ पे 15% है और रिटेल 35% है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। प्री इशू से पहले यहाँ पे 78.21 प्रोमोटर ग्रुप की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन पोस्ट इशू जो है तो ये घट के 74.10% हो जाएगी। आईपीओ की ओपनिंग जो है वो 26 अप्रैल से होने वाली है और लास्ट डेट जो होगी वो 28 अप्रैल होगी। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करने वाले होंगे तो यहाँ पे लास्ट डेट आपके लिए 28 अप्रैल होने वाली है। प्राइस बैंड यहाँ पे 278 से 292 रुपीज़ पर शेयर है। आपको मैं बता दूँ आज पहला दिन था और आज ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे 292 पे अप्लाई करेंगे तो ही आपके चांसेस हैं, 278 पे तो आपके चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ये चल रहा है 72 रुपीज़, यानी कि एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रीमियम है, जो कि हो जाता है ऑलमोस्ट 25%। तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम आप मान के चलिए कि आपको 30% के आसपास मिल सकते हैं, या फिर लास्ट डे जो होगा तो वहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज भी आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है, इसमें अप्लाई करना है या नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है वैल्यूएशन मेरे को थोड़े से सही नहीं लग रहे हैं। ऑल तो बात करें यहाँ पे फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा है। तो डेफिनेटली जब तक यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम बना हुआ है, यहाँ पे एचएनआईज़ की क्या कॉस्ट निकल के आती है वो कल एक बार फिर से देखना होगा। टेलीग्राम में मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर दूंगा। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से इसमें मेरे हिसाब से अप्लाई कर देना चाहिए। बाकी अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो वो थोड़ा सा देखना होगा कि कंपनी आगे कैसे वहाँ पे ग्रोथ करती है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा रेज किया जा रहा है उसका कोई मेन ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिला। और जिस तरीके के ओएफएस आ रहे हैं, इसके पास्ट में भी कई सारे ओएफएस वाले आईपीओ आए हैं, वहाँ पर सिर्फ एक लिस्टिंग गेन देखने को मिली और उसके बाद जो है तो वहाँ एक गिरावट देखने को मिलती है। तो इस तरीके के आईपीओ में मुझे लगता है लिस्टिंग गेन लेकर के आप निकल सकते हैं। बाकी फुटवेयर सेक्शन में डेट फ्री कंपनी की अगर हम बात करें तो रिलैक्सो काफ़ी बेहतरीन वहाँ पर स्टॉक अवेलेबल है फॉर द पर्पज़ ऑफ द लॉन्ग टर्म।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।